नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सचिन। रोज लेकर के आते हैं किस्सा कुर्सी का दोपहर 3 बजे, जानने के लिए, टटोलने के लिए कि कुर्सी को लेकर के देश भर में और तमाम राज्यों में क्या नब्ज चल रही है और उसका 2024 पर असर क्या पड़ने वाला है। बात सबसे पहले करते हैं नीतीश के बेतुके बोल तो हमने सुने थे, किस तरीके के वो अश्लील बोल थे, कैसे वो संसद में दिए गए थे, सबने हाय तौबा की थी। उसके बाद नीतीश ने माफी मांगी थी, लेकिन कल बिहार विधानसभा में एक बार फिर से बवाल हो गया। हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया तो नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने सदन में ही मांझी को तूतड़ाक के लहजे में जवाब दे दिया। लेकिन ये बवाल यहां पर नहीं थमा, सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा जारी रहा। जीतन राम मांझी आज और आक्रामक हो गए। उन्होंने इशारों इशारों में तेजस्वी पर भी निशाना साध दिया। मांझी ने कहा कि कोई जल्दी सीएम बनना चाहता है, साजिशन नीतीश को नशीली चीज खिलाई जा रही है। तो बिहार की राजनीति में आखिरकार ये चल क्या रहा है? और केंद्र की राजनीति का सपना देखने वाले, केंद्र का चेहरा बनने का, इंडिया का चेहरा बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार को आखिरकार हो क्या गया है? आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। रहे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले, कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। नीतीश कुमार की जी जो हरकतें हो गई है, ये स्पष्ट झलकता है कि दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आज एक दिन विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं
महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे हुए थे भाई। माही जी ने कहा कि हम उम्र में बड़े हैं। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में न देखो मिलती है। अब एक बार तो हम देख गिराना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? तो आखिरकार ये चल क्या रहा है और आना इनको केंद्र में है। अब ये देखिए किस तरीके से, जो पहले अपना घर तो देखिए कैसे ठीक करेंगे। अरविंद मोहन हमारे साथ है, कंसल्टिंग एडिटर। हमारे साथ हिमांशु भट्ट है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अरविंद जी, मतलब एक 74 साल के मुख्यमंत्री, उनके सामने जो बहस चल रही है, वो बैठे हैं उप मुख्यमंत्री 80 साल के। तू तड़ाक से बात हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तू है कौन, तेरे को मैंने बनाया था और ये मेरी मूर्खता है कि तू आज इस पद पर बैठा, वरना तेरे आगे जो है पूर्व ना लिखा होता। फिर बाहर आकर के जो है नीतीश मांझी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है या फिर उन्हें कुछ नशा दिया जा रहा है। नीतीश कुमार वही जो है तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। आखिरकार देखा जाए तो ये बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है और नीतीश कुमार को क्या हो गया है? देखिए, ये मेरे ख्याल 3 दिन में दोबारा हुआ है। और अगर याद करेंगे तो थोड़ा पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेके भी एक दफे वो तो बीजेपी के अध्यक्ष थे सिन्हा, अभी जो विपक्ष के नेता है, उनको लेके भी नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा बोलना, अध्यक्ष को लेके, माने वो ये नहीं है कि अपने किसी कलीग और हाउस के किसी सदस्य का। तो ये असल में कहीं ना कहीं उनके दिमाग की बनावट को जाहिर करता है। इसमें अब ये कहना कि उम्र हो गई और ये नहीं, अब असल में 15-20 साल सत्ता में रहने के बाद और सत्ता इस तरह से रहने के बाद कि ये भ्रम रहे, काम उन्होंने जो किया वो अपनी जगह है, उन कामों के बारे में अलग चर्चा हो, लेकिन ये भ्रम हो जाना कि वो उनके नाम से चुनाव जीतते रहे हैं लोग और वो चुनाव जीतवाते रहे हैं और पार्टी चलाते रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि पिछले काफ़ी समय से नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे पे या फिर लालू यादव के कंधे पे पॉलिटिक्स करते रहे, संगठन बनाना, पार्टी चलाना। तो अब ये भ्रम अगर बना हुआ है उनके दिमाग में, और मैं तो मानता हूं कि जो महिलाओं को लेके जो बातें कह रहे थे वो असल में कुल मिला के आपस की चर्चा या पॉलिटिक्स की गिरती चर्चा का प्रमाण है। आज भी ये उसी का प्रमाण कि आपस में ये लोग जब बात करते हैं तो अब वो नीतीश कुमार नहीं है जो दुनिया में कुछ छप रहा है नया, उसकी पढ़ाई, राजनीति में कोई नई बात आ रही है तो उस पर पढ़ाई या उस पर सोचना, उस पर चर्चा करना। एक दौर में नीतीश कुमार हम सब लोगों के नेता रहे हैं और उस दौर में नीतीश कुमार सचमुच नीतीश कुमार थे। बढ़िया स्पीकर, बढ़िया लिखने वाले, बढ़िया बोलने वाले, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होकर सोशल साइंस की चीज़ों को इतनी जानकारी उनकी थी। हम सब लोगों ने अपने नौजवानी के दिनों में नीतीश फॉर्मूला बजाबता चलाया है की बात की है आरक्षण के लिए, क्योंकि वो अल्टरनेटिव एक रिजर्वेशन की पॉलिसी उन्होंने इस तरह से ड्राफ्ट की थी, वो नीतीश फॉर्मूला बोलते। लेकिन अब लगता है कि उनको अपने सत्ता में होने का, अपने बड़े होने का इसका भ्रम हो गया है और सत्ता बदल के उन्होंने जरूर चीफ मिनिस्ट्री लगातार बरकरार रखी है, पक्ष इस पक्ष से उस पक्ष। नहीं, लेकिन भाषा की मर्यादा तो सर कोई वही, लेकिन हाउस की अपनी मर्यादा है, हाँ, हाउस की मर्यादा है, भाषा की मर्यादा कोई, और एक फिर बार उसके बाद सीनियरिटी की मर्यादा है। मैं तो कहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर दफ्तर में भी अगर प्यून बड़ा हो चीफ मिनिस्टर, तो आमतौर पे उनको रेस्पेक्ट के साथ बात की जाती है। बिल्कुल कि आप पानी पिला दीजिए या ला दे। बिहार में तो और भी खास तौर पे, बाकी जगह दिल्ली आने पे हम लोगों को थोड़ा आंकड़ा कि कई दफे तुम बड़ों के लिए भी बोलते हैं, लेकिन ये स्वभाव की बात है। लेकिन बिहार में तो सीनियर होने का मतलब रेस्पेक्ट की बात है ही। और जितना मांझी एक पैरेलल रहे हैं इनके
सदस्य लेकिन भी, मंत्री। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं बिहार को। मैंने इसलिए कहा कि जैसे जीतन राम मांझी ने बाहर आके किया और ये कैटेगोरिकली बिहार के जो है पॉलिटिकल सर्कल्स में और बाकी वहाँ तमाम जगहों पर चल रहा है कोट अनकोट कि नीतीश कुमार को कुछ विषैला पदार्थ पिलाया जा रहा है या को खिलाया जा रहा है, वॉटेवर जो इस तरीके से कहा जा रहा है। और दूसरा ये कि जो खिला रहा है या पिला रहा है वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इशारा किस तरफ है ये भी जो है हलकों में तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब चीज़ों को इसलिए जोड़ करके देखा जाता है, जैसे वो उस दिन जो बयान आया महिलाओं को लेकर के वो तो जग जाहिर है ही है। अब यहाँ पर अशोक चौधरी के पिता वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि उनकी श्रद्धांजलि के लिए गए थे और उन्हीं पर ही जो है वो फूल बरसाने लगे थे। तो लॉस्ट नज़र आते हैं, बिल्कुल ही ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे कुछ सब्सटेंस है। आखिरकार ये नीतीश वो नीतीश तो नहीं है। और ये नीतीश कुछ दिन पहले तक जो है बेंगलुरु में भी थे, ये नीतीश जो है सब जगह थे, इनको दिल्ली आना है। असल चीज यही है, असल चीज उनको लग रहा है, ये काफी समय से ये सिग्नल वो दे रहे हैं कि राज्य की सत्ता से उनका मन भर गया है, वो राज्य के लायक नहीं है, वो काफी बड़े हैं और उनको अब देश की पॉलिटिक्स करनी है या कर सकते हैं, उनको राज्य उनके लिए छोटा पड़ रहा है। ये सिग्नल वो कई तरफ से और कई बार से दे रहे हैं। तो इसी में अब कुछ और चीजें भी होती हैं, उसको आप माइनस नहीं करिए। जैसे एक प्रशांत किशोर नामक सज्जन है, वो क्या चीज हैं, कहाँ से आए पॉलिटिक्स में, और एक बार में वो नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बनाने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उठा रहे हैं, वो नीतीश कुमार, उनका कद भी वैसे ही है। और उनकी आलोचना सुबह से शाम आप सुन लीजिए नीतीश कुमार की। एक आरसीपी सिंह हैं जिनका कुल कद ये था कि वो नीतीश कुमार के पीए थे और नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भेजा, फिर शायद फंड कलेक्शन पार्टी का उनके पास था। वो भी आरसीपी जब बोलना शुरू होते हैं तो सारे देश दुनिया की सारी बातें कुछ इस अंदाज में कहते हैं कि वो उतने ही बड़े नेता हैं या उनसे बड़े नेता हैं जितने नीतीश कुमार। ये जीतन राम मांझी के साथ भी है एक मामले में। तो हो सकता है कि ये चिढ़ उनकी नीतीश कुमार की या ये उड़न कि बिना आधार वाले ये नेता लोग बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं, तो वो निकल के आया हो। लेकिन इस नाराजगी का और इस आलोचना का भी एक स्तर होना चाहिए, और खास तौर से हाउस में जब आप बोल रहे हैं, बिहार वो बिहार तो है नहीं। एक कमेंट में ले लेता हूँ हिमांशु जी का इसी के ऊपर, बिल्कुल। और ऊपर से आप हाउस पर बोल रहे हैं, आप एक तरीके से 74 साल के तो बुजुर्ग ही होते हैं ना। हम दो बुजुर्गों को देख करके आपने कहा कि वो युवा नीतीश बोला करते थे। आज का युवा जो है इस नीतीश को जब सुनता होगा, सुनने की कोशिश करता होगा, तो उसने क्या पिछले 3-4 दिन से सुना होगा। हिमांशु जी एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा जिस आरक्षण को वो लेकर के आए हैं, जिसको 75% कर दिया है, आखिरकार उससे राज्य का क्या होगा और वो क्या प्रैक्टिकल भी है। लेकिन पहले हिमांशु जी, ये नीतीश को हो क्या गया है, आना इनको सेंटर में है, लेकिन अब तू तड़ाक, और उससे पहले महिला वाला बयान आप तो थे ही हम जब बात कर रहे थे। नहीं, एक तो पहली बात तो मैं ये करूंगा, जीतन राम मांझी ने जो कहा कि उनको कोई विषैला पदार्थ दिया जा रहा है, अभी ये बात तो कहने सुनने की बात है, कितना सत्य उसमें से निकलता है वो तो नो वन नोज। तो उसके ऊपर कोई कमेंट अभी नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। मगर दूसरी बात ये है कि जब इंसान अपने आप को अपने कद से ज्यादा लंबा समझने लगता है ना, तब ये स्थिति पैदा होती है। ये मनोस्थिति की बात है। बेसिकली जो अरविंद जी ने बताया उसको मैं थोड़ा सा दूसरी तरह रखूंगा कि एक जमाना था जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्य प्रधान हुआ करते थे, जबकि नरेंद्र भाई मोदी यहाँ गुजरात के मुख्य प्रधान हुआ करते थे। तो ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसे दोनों कंपेरेबल है, एक साथ में चल रहे। कहीं ना कहीं मुझे तो ये दिख रहा है कि देखो, एक तरफ उनके जो पीए रह चुके हैं, RSN सिंह की बात करें आप, जीतन राम मांझी जिनको वो ऊपर लाए उनकी बात करें, या दूसरे बिहार के प्रादेशिक नेताओं की बात करें, वो जब उनसे कंपटीशन उनको करना पड़ता है तो उनको लगता है कि ये उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। अब ये सब चीजें वो नहीं करना चाहते। उनका कंपटीशन नरेंद्र मोदी है और वो वहां जाने की सतत कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी एक के बाद एक दाव जब उल्टे पड़ते जाए इंसान के और वो नहीं पहुंच सकते दिल्ली तक, तो जो मनोस्थिति पैदा होती है, वो मनोस्थिति का एक सीधा साधा वर्णन अगर आज देखें तो एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ वो एक दिमाग में लेके बैठे राहुल गांधी है कि उनका तो नरेंद्र भाई को अटैक करना एकमात्र मकसद है। तो ऐसी मनोस्थिति में जब इंसान पहुंच जाता है, अभी देखिए इंडिया गुट जो गुट है
उसके कन्वीनर की बात हुई थी। पहली मीटिंग में बात हुई नीतीश को कन्वीनर बना दिया जाएगा। बेंगलोर में गए तो पता चला नीतीश कुमार के सामने कांग्रेस वालों ने ही पोस्टर लगाए हुए, तो वो लालू वापस आ गए। उसके बाद से ये बात तो तय हो गई कि इंडिया गुट का कन्वीनर तो नीतीश नहीं बनेंगे। उनको तो चेहरा बनना था इंडिया का राहुल के बाद में। अगर राहुल वो तो अब भी बनना है ना। अभी तो मैंने एकदम कहा ना कि क्या हो गया कि एकदम जैसे वो अरविंद जी ने कहा कि नहीं अति उत्साह है, या फिर अब उनको लगता है कि मोहभंगी हो गया, राज्य के लायक तो मैं हुई नहीं, फटाफट जो है जातिगत जनगणना करवाया और पूरे इंडिया को मैसेज दिया कि 2024 के लिए सबसे बड़ा दाव जो है ये जातिगत जनगणना होगा और मेरा काम पूरा। यहां पर तो मैंने 75% कर दिया लागू, अब सुप्रीम कोर्ट से जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब जो है मेरे को सेंटर में आना है, लेकिन कोई लाने वाला है नहीं। क्या इसमें तो नहीं बौखला गए? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा रैली में कह रहे थे कि कांग्रेस दिख ही नहीं रही है, इंडिया को लेकर के कोई बैठक नहीं हो रही, कह रहे थे नीतीश। वो वही कह रहे थे। और उनका देखो उनको पता है कि उनकी जो पार्टी है वो पार्टी के बलबूते पे वो सेंटर में आके कोई बड़ा पद हासिल नहीं कर सकते, तो उनको किसी एक के सहारे चलना पड़ेगा कि जो पार्टी सबसे बड़ी हो। उन्होंने भाजपा में वापस आने के भी बहुत प्रयास किए, एक तरफ कांग्रेस के साथ में भी जाने के प्रयास चल रहे, मगर हो क्या रहा है अभी उनकी स्थिति ये हो गई है, न इधर के न उधर के, दो में से कोई भी उनको घास डालने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में इंसान करेगा क्या? बौखला ही जाएगा। और ये बौखलाहट पिछले हफ्ते भर में दिख रही है आपको। कहीं ना कहीं मेरा तो ये मानना है कि ये जो बौखलाहट है ना उनकी, कि जातिगत आरक्षण करके उन्होंने बहुत बड़ा दाव खेल लिया। अभी उसके बाद भी अगर उसका परिणाम भी जो नहीं मिल रहा है उनको, और अगर परिणाम आना है तो उसका यश और कोई ले जाने वाला है, राहुल गांधी ले जाने वाले हैं। तो इनकी क्या हालत होगी? तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी मानसिक बौखलाहट है जो बाहर आ जा रही है। इस प्रकार से नीतीश जी नहीं बोलते थे। अरविंद मोदी बहुत सही बता रहे हैं। एक बार हम सुन लेते हैं जितना मान जी दोबारा से कुछ बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, फिर मैं आऊंगा उस आरक्षण वाले दाव पर। जो अभी बैकलॉग है उसका मामला हो, इसके चलते हम लोग समझ रहे हैं कि सत्ता पक्ष महिलाओं का विरोधी, शेड्यूल कास्ट का विरोधी है। इसके लिए आज हम लोग धरना देने का काम किया। और देखिए क्या जमहूरियत है, क्या जनतंत्र है, उन लोगों को क्या दिक्कत है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, उसके लिए बिहार विधानसभा कोई जवाबदेह है क्या? लेकिन बिहार विधानसभा या बिहार राज्य में जो हो रहा है उसके लिए जवाबदेह राज्य सरकार है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग धरना देंगे, और वो लोग ऐसा किया कि फोटोग्राफर के सामने खड़ा हो गए ताकि हम लोगों का फेस न आवे, हम लोगों का स्लोगन की पट्टियां सामने न आवे। कहने का मतलब इस रूप में भी जनतंत्र की हत्या वो करना चाहते हैं। तो ऐसा हत्यारी सरकार और ऐसा हत्यारी पार्टी के लोग के कब्जे में, हाथ में बिहार का बागडोर रह करके आज गजब स्थिति में है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सब में फिसड्डी साबित हो रहा है। इसलिए इस सरकार को जाने में ही बिहार को फायदा है, जनता को फायदा है। इसलिए हमारे एनडीए के साथियों ने सब इस तक का काम किया। उच्च स्तरीय जांच की, ये तो जांच की बात है कि कौन दे रहा है। आज जो लड्डू बांटी गई, लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया कि हम लोग खाएं और हम लोगों का दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो। तो कौन बांटे तो आप देखे। आप आरोप लगा रहे हैं कि रात में नींद नहीं आता, आज कौन मिठाई लाया? अब बाकी बात हमारे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। देखिए मैं एक चीज बता दूं, आप लोग आज जो मिठाई लाया उससे पूछिए। एक मिनट सुन लीजिए। अरे जो कहा है इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है।
मतलब एक अलग ही स्तर पर चल रही है बिहार की राजनीति। एक कमेंट अरविंद जी इस पर करना चाहेंगे? मतलब जितना मांझी एक बार फिर से आए बाहर, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं धरने पर बैठ रहा हूं क्योंकि मेरा अपमान किया गया। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भैया लड्डू बांटे गए थे आज सुबह कि वो बिल पास हो गया और उन लड्डुओं में जहर था ताकि हम नीतीश की तरह ना बन जाए, इसलिए हमने लड्डू नहीं खाए। और नीतीश को लड्डू कौन खिला रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। लड्डुओं पर सियासत हो रही है कि किस लड्डू में कैसा विषैला पदार्थ है कि हमें नीतीश की तरह बनाने की साजिश रची जा रही है। ये लड्डू इस किस्म का तो मैंने सुना नहीं कहीं। पुराने जमाने में राजशाही के समय जरूर जहर वहर का डर लगा रहता था और उसकी बहुत हिफाजत होती थी। आजकल भी सत्ता में बैठे ऊपरी आदमी को एक दफे मारने की वाला लड्डू या जहर तो दिया जाता है, सुनते हैं उसका, लेकिन दिमाग खराब करने वाला और इस किस्म का दिमाग खराब करने वाला जिसका तर्क समझ में आता है, कोई नीतीश कुमार के दिमाग खराब होने का तर्क समझ ना आए ऐसा नहीं है अभी कि उसके लिए आप जहर का सहारा लीजिए कि वो जहर से उनका दिमाग है। ये तो फिर जहर को दोष देना है। मैं तो मानता हूँ कि नीतीश कुमार के दिमाग में ही बहुत कचरा भरा हुआ था जो अब निकल रहा है। इस तरह से निकले उस तरह, जैसे मान लीजिए यही कि वो राज्य के लायक नहीं। आप इतने दिन राज्य की पॉलिटिक्स में रहे, चीफ मिनिस्टर 4 टर्म रहे, इसके बाद आपको लग रहा है कि राज्य आपके लिए राज्य उपयुक्त नहीं। फिर आपको दलितों का साथ चाहिए, औरतों का साथ चाहिए, और उसके बावजूद औरतों के बारे में, दलितों के बारे में किस किस्म की राय आप रखें। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं और वो उसी फ्रस्ट्रेशन में निकल रही हैं कि हमको तो अब तक राष्ट्र का नेता हो। तो एक दुख तो इसलिए आपको भी होता होगा ना, यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। अब उन्होंने ठीक है SC 16 से 20 कर दिया, 1 से 2 कर दिया ST को, यहाँ पर 75% तक टोटल आरक्षण ले आए। कई राज्यों हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हमने देखा तमिलनाडु है, वहाँ तक आरक्षण की लड़ाई है, वो कोर्ट्स तक पहुँची है। इंदिरा साहनी में जो है 50 से ऊपर नहीं हो सकता, सब जानते हैं। मतलब आप सिर्फ करने के लिए कर देते हैं, गरीब गरीब रहे। आपने खुद दिखा दिया कि देखिए भूमिहार है, उसमें भी 25% गरीब है, फिर उस तरह से लेकर के आते, लेकिन उसको छुआ नहीं। जातिगढ़ को 75 कर दिया, जो कि अब पता नहीं कितना कैसे पॉसिबल है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, क्या कीजिएगा, और फिर लड्डू खिला रहे हैं। नहीं, देखिए जाति का आरक्षण 50 के ऊपर तो अब काफ़ी राज्यों में हो गया। 50 वाली लिमिट तो अब मेरे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, सब राज्यों में काफ़ी आरक्षण तो बिहार कर सकता है, नहीं कर सकता है, और विधानसभा से पास हो, सर्वसम्मति से पास हो, तो उसकी एक वैलिडिटी अपनी जगह रहेगी। असली चीज़ ये है कि आरक्षण के इस फॉर्मूले का दोहन जितना राजनीतिक होना था, मेरे ख्याल से उसकी राजनीति उतनी हो चुकी है। अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश इन्हीं बातों की थी जिसकी ओर हल्का इशारा जीतन राम मांझी भी कर रहे थे कि भाई पुराने की समीक्षा आप करिए। ये कर्नाटक में भी मांग उठ रही है, वो लिंगायत वो कलिगा के आरक्षण में क्रीमी लेयर ले आइए। ये तमिलनाडु में भी हो रहा है, क्रीमी लेयर की बात सब जगह आ रही है। उससे भी ज्यादा मैं कहूँगा कि जैसे जेंडर का मसला, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए आरक्षण का परसेंटेज कुछ तय होना चाहिए, कुछ ग्रामीण और शहरी विभाजन किया जा सकता है। तो अब थोड़ा जब ये परसेंटेज क्लियर हो गया कि अगड़ों में भी 1/3 या 1/4 गरीब हैं और पिछड़ों में 1/3 हैं, तो इसका मतलब कि ये जो गैप बार बार बताया जाता था कि समाज में बहुत भारी अंतर है, बहुत बड़ा गैप, उस किस्म की सच्चाई से कुछ इतर तस्वीर निकल के आ रही है। ये भी कि जो परसेंटेज पहले गिन रहे थे उससे अलग है, वो सच्चाई तो आपने तुरंत मान ली और रिजर्वेशन बढ़ा दी क्योंकि उसमें वोट का फायदा है। लेकिन जो दूसरी सच्चाई निकल के आ रही है कि इतने गरीब अगड़ों में भी हैं, दलितों में भी एक सेक्शन काफ़ी 50,000 से ऊपर की कमाई महीने में करने वाला एक छोटा ग्रुप बन गया है। उनको आप क्या करने वाले हैं, उनके लिए क्या करें? तो इन सब चीज़ों पे भी विचार होना चाहिए था। नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, फिर कौन जिम्मेदारी लेता है? हिमांशु जी, 18 साल से आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारियां क्या थी? आरक्षण क्या होता है? आरक्षण ये होता है कि आपने जो है, जब आप जातिगत जनगणना करवाते हैं तो भैया मैंने कितनी जातियों को जो है गरीबी रेखा से जो है बाहर निकाल दिया। पहले अगर 16% थी वो अब जो है मेरी 14% होगी, या फिर 13% होगी, या 12% होगी, मैं उसको कितनी नीचे ले आया, इसका कैसे जो है मैंने जो उसका स्तर जो वो मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि इन जातियों की संख्या जो है मैंने अब इनका आरक्षण बढ़ा दिया और अब पीठ थप रहे हैं। यानी ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालते, और अब आप जिस आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, पिछड़ों में भी 40% गरीब है।
अब आप 40 से 43% जो है कर दे रहे हैं वहां पर आरक्षण पिछड़ों का, तो ये तो जो 60% संपन्न है यानी क्रीमी लेयर है उसी को लाभ मिलता रहेगा। ये तो समाज किस तरीके से बिखर रहा है और आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? नहीं, ये तो बेसिकली सीधी सी बात है। 18 साल आपने किया क्या? सबसे पहली बात ये आती है, 18 साल आपने किया क्या? पिछड़ी जाती है और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जाती है, ये दोनों के लिए आपने किया क्या? 18 साल से 4-4 टर्म से आप कोई ना कोई राजनीतिक दल के साथ में गठबंधन करके सत्ता में टिके रहे। उसके बावजूद अगर आपको 75% का रिजर्वेशन जातिगत जनगणना के आधार पर करना पड़ता है एक राज्य के अंदर, मतलब ये है कि आपकी सरकारों ने कुछ काम ही नहीं किया। आप जाति कोई भी ले लो, आर्थिक रूप से हर एक जाति के अंदर बहुत से पिछड़े हुए लोग हैं। मतलब जो बेसिक पर्पस है जातिवाद, जाति जनगणना का बेसिक पर्पस है लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना, साधन संपन्न बनाना, समृद्ध बनाना। आप वो तो कर नहीं सके, ना आप अगली जाति के लिए कर सके, ना पिछली जाति के लिए कर सके। तभी जाके आपको ये करना पड़ा। 75% की जहां तक बात है, मैं अरविंद मोहन जी की ये बात के साथ सहमत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की हिमायत नहीं करता। हमारे गुजरात में भी ये हुआ है। 5-6 साल हो गए, पाटीदारों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। जो सीधा बोल दिया राज्य सरकार ने, तो कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, अनुमति देगा तो हम करेंगे। 48% से ज्यादा नहीं हो पाया, उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एक वक्त ऐसा आ गया था कि 2023 के पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, वो ये पाटीदार अलामत आंदोलन समिति की वजह से मिली थी। तो ये तो हम देख चुके हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में भी मराठाओं का ये आज नहीं है, आज से पहले भी हो चुका है। ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है वो मराठा देखिए किस तरीके से, फिर वहां पे भी यही चल रहा है और हमेशा से चलता रहा है। यही हरियाणा में भी हुआ था जाट को लेकर के, तो चल ही रहा है। हर 4-4, 5-5 साल पे तूल पकड़ता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ नहीं कहता कि 75% पर कैसे होगा कैसे? तो फिर तो अगली जाति वाला ब्राह्मण भी बोलेगा हम तो 8% है खाली, हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन तो फिर बचेगा ही नहीं, तो उसके लिए तो बचा ही नहीं, फिर तो अगड़ा खत्म ही हो गया ना। फिर वो तो एक तरीके से ये पैरामीटर हो गया कि गरीबी रेखा से नीचे जो रहेगा, आपने इनका तो उत्थान कर दिया। अब गरीबी रेखा से नीचे जो है, जिसकी एक परिभाषा तय होती थी, वो अगड़ा रहेगा आने वाले कुछ 15-20 साल में। दिस मोड ऑफ, जिसे आप कहते हैं एम्पावरमेंट, आपका ये मोड ऑफ एम्पावरमेंट है। उस हिसाब से तो आने वाले वक्त में जो हम ये कहते हैं जो सामान्य है, जो जर्नल है, जो अगड़ा है आपकी जाति में, और आपने बता भी दिया कि उसमें से भी 25-30% गरीब है, वो गरीबी रेखा से शायद नीचे रहेगा आने वाले 10-15 साल में आपकी इस एम्पावरमेंट के हिसाब से। कोई भी जाति में आर्थिक रेखा से नीचे होता है, उसी के लिए होता है। इसमें अगली जाति पिछली जाति नहीं आता, पटेल पाटीदार ये वो फलाना ढिकना नहीं आता इसमें। ये तो बड़ी सीधी बात है कि दलितों के अंदर अभी भी है तकरीबन 12 से 15% लोग ऐसे हैं कि जो बहुत साधन संपन्न है, और ज्यादा करके दलितों के रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को मिलता है। जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको तो मिलता ही नहीं है। तो ये हर एक जाति के साथ लागू है, तो इसमें बड़े खुश होने की कोई बात नहीं है। तो इसी को, इससे सामाजिक समस्याओं का हल नहीं होगा। अरविंद जी, इसी कार्ड को खेलने की कोशिश तो क्यों अब इतनी जल्दी क्यों की लेकर के आए? इसी को खेलने की कोशिश या इसी का चेहरा बनने की कोशिश तो उनकी 2024 की है ना, कि ये 2024 का सबसे बड़ा इशू होगा। राहुल गांधी ने राजस्थान में कह दिया हमारी सरकार आते ही हम जाति जनगणना करवा देंगे। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ये चल ही रहा है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल इसका जिक्र कर ही चुके हैं, और यहाँ पर जो है नीतीश ने ये कह दिया और ये मॉडल दिखा दिया 2024 के लिए। आपको लगता है कि 2024 के लिए पूरे देश में ये मॉडल लगभग 70-75% के करीब का आप आरक्षण का यहाँ एक मॉडल दिखा रहे हैं, जैसा भी दिखा रहे हैं, और देश में फिर जातिगत जनगणना, ये मॉडल चलेगा या फिर ये एक बड़ा इशू होगा, बन सकता है? ये मांग तो चलेगी और बढ़ेगी। ये पॉलिटिकल मसला है और ये तेजी से जिस तरह से ऊपर आया है वो इसी को बताता है। लेकिन सीरियस कोशिश अगर की जाए तो एक और फैक्ट है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ।
बिहार में काफी समय से आरक्षण कई लेवल पे चल रहा है और नीतीश जी ने ही उसको पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और महादलित का बंटवारा करके दो कैटेगरी बना के कोशिश की है कि अति पिछड़ों को कुछ मिले, क्योंकि वहाँ ये माना जा रहा था कि जो पिछड़े हैं 4 बड़ी जातियाँ वो सब कुछ हड़प ले रही। जो परीक्षाओं का नतीजा आया है, जो बार बार की परीक्षाओं से दिखाई देता है, उससे ये लगता है कि कट ऑफ का मार्क जनरल विद्यार्थियों का जितना है उतना वो एनेक्सर 2 वालों का, जो 4 बड़ी जातियां हैं, उनका लगभग उसके आसपास आ गया। और जो एनेक्सर 1 है, जो अति पिछड़ी जातियों का परसेंटेज जिनका ज़्यादा पाया गया है, उनका लेवल, उनका कट ऑफ मार्क ऑलमोस्ट शेड्यूल कास्ट के बराबर है, उससे थोड़ा ही ऊपर। तो इसका मतलब कि इस रिजर्वेशन की जरूरत, ये जो ऊपर 4 जातियां आ गई हैं उनको कम, उस तुलना में जो टूटी हुई, अब इसको भी कहीं ना कहीं लागू करना चाहिए था इस बार। अगर आप आरक्षण इस तरह से दे रहे थे तो इस चीज का भी ध्यान रखना। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए हुआ कि उनका करीब 20% पॉपुलेशन उनकी आई तो 20% उनको आरक्षण दे दिया। शेड्यूल ट्राइब भी 1.25%, 1.5% करीब आया। सर मेरा सवाल तो ये था कि इस कैप को फिर आप कितना बढ़ाते चले जाएंगे? अगर आप यही जाति में जाति अगर ढूंढते रहेंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़े में जो और जाति थी जो वो ले जाती थी, इसलिए दलित महादलित कर दिया, तो फिर आने वाले वक्त में आप किस तरह की जो है एक एग्जाम्पल जो है पूरे देश के लिए सेट कर रहे हैं? फिर तो सबके लिए आरक्षण हो जाएगा, तो बिना आरक्षण के कोई रहेगा ही नहीं। यानी कि जो जर्नल है वो उसका कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब तो 75 है, फिर तो कहाँ तक आप ले जाइएगा? नहीं, लेकिन ये व्यवस्था इसलिए कोई थोड़ी आई है कि पिछड़ों की मांग इसलिए हुई है कि जनरलों का कब्जा ज्यादा था, अगड़ों का कब्जा ज्यादा था, ब्राह्मणों का कब्जा ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी से लेके हर चीज। तो सर इतने 18 सालों में आप इंश्योर अभी कीजिए ना कि आपकी देखिए, योजनाओं का कमाई का लाभ जैसे पहुंचे। फिगर आया है ना, वैसे अलग चीजें दिखाई देने लगी, क्योंकि जिनके पास हुनर है, जो जानवर पाल लेते थे, जिनको दुधारू जानवर दो रख लिया, तो वो कितने नहीं, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं फेलियर सरकारों का है ना कि वो बार बार ये कहती जातिगत इस तरीके से लाएंगे। अब देखिए 75 तक ले आए, कहाँ 50 तो है वो पॉसिबल है, उस पर 75 तक ले आए। अब ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से जो है इसका भी कैपिंग है नहीं। अब कुल मिला के ये लगाइए कि सरकारों की ये नाकामी है कि नहीं है। अब लेकर के आते अगर तो अपनी पॉलिसीज लेकर के आते, अपनी योजनाओं का लाभ लेकर के आते कि अपनी योजनाओं का लाभ वो जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अगर वो पहुंच रहा होता तब वो गरीबी रेखा से बाहर आता, ना कि आरक्षण तो आप 18-19 साल से दे ही रहे जब तक सत्ता में है। तो हुआ क्या? वो नहीं बाहर आ पाया। नाकामी किसकी? सरकार की। उन्हीं का नहीं। अगर दलितों का आरक्षण देखेंगे सर कल फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही। आई एम सॉरी सर। थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब चलते हैं ग्राउंड पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। इंडिया न्यूज की टीम आप पहुंची है बैरसिया विधानसभा। यहाँ के हाल हम जानेंगे, वोटर्स के मन में क्या है, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक दिलचस्प नज़ारा है। एक दुकान है जहाँ पर बीजेपी का झंडा भी नज़र आ रहा है, कांग्रेस का झंडा भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की ओर से जयश्री हरिकिरण है, वहीं बीजेपी की ओर से विष्णु खत्री चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही अन्य दल के जो नेता है वो भी चुनावी मैदान में है, जोरों शोरों से अपना जनसंपर्क करते रहे हैं। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या है। दादा, चुनाव आ गए, क्या कहोगे? इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेंगे। क्यों जीतेगी कांग्रेस? बीजेपी इनकी क्या खराबी है? बेरोजगारी और लोग वाग परेशान हैं, विधायक जी किसी की सुनते नहीं। और अब कहते कांग्रेस ने अच्छी प्रत्याशी उतारी है। युवक अच्छी नहीं, पिछली बार भी यही थी। मतलब कार्य करने में मतलब संक्षम। सर आप बताओ, आपने कांग्रेस की सरकार भी देख ली, बीजेपी की देख ली, कौन अच्छी लगी? साहब कुल मिला के कांग्रेस के टाइम में सरकार अच्छी रहती थी। इनके टाइम में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नंबर 1 का भ्रष्ट है। यहाँ का विधायक जो है सरेआम लूट लिया, हर जगह से पैसा बंधा हुआ है, जनता की सुनता नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं, यही उसका काम। क्या कहोगे, कुछ युवाओं के लिए कुछ हुआ विधानसभा में? नहीं, बैरसिया में ना पर रोजगार मिलता है, यहाँ पर कॉलेज है ना, यहाँ पर टीचर अच्छी है ना, शिक्षा सुविधा अच्छी मिलती है, और स्वास्थ्य सुविधा तो और बेदखल है, ना डॉक्टर मिलते हैं ना कोई मिलते हैं। फिर क्यों विधायक जो पिछली बार चुनाव जीत गए तो उससे पहले भी?
हमने तो भरपूर कोशिश किया था, मगर फिर भी लेन देन जो खर्चा पानी होता है वो पैसे तो लेन देन खर्चे पानी की बात कर रहे हैं। कुछ और भी जो वोटर्स हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है और क्या वो बदलाव चाहते हैं या वर्तमान जो विधायक हैं उनसे खुश हैं। दादा, चुनाव आ गए, क्या कहोगे, क्या सोच के इस बार वोट दोगे? मामा को सोच के देंगे वोट। मामा में क्या अच्छा लग रहा है? सबके साथ है वो, महिलाओं को ज्यादा सम्मान उसी ने दिया है। लाडली बहना का पैसा आ रहा है यहाँ? हाँ, आता है बराबर। तो लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, बदलाव की बात भी कर रहे हैं और नहीं बदलाव की बात भी कर रहे हैं। क्या भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? यार भाई साहब क्या कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। आप बताओ कौन अच्छा काम कर रहा है? शिवराज काम कैसा कर रहा है या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार है ना मोदी की काम करती है जी। हमारे इधर क्या है कि जो इनके जो आदमी हैं उनका ही काम करती है, बाकी के नहीं करती है जी। हमारा क्या है कि हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ, हमारी कोटी नहीं आई, पूरे में सिस्टम बना है, जो बाहर के आदमी थे उनका ही काम हुआ है। हमारे इधर बिल्कुल ही। तो किसानों की क्या हालत है यहाँ पर? बहुत बेकार हालत है किसानों की साहब, काम नहीं हो रहा, कच नहीं हो पा रहा। ये रोड डल रहा है सर, अभी देखो 4 महीने पड़े हैं, इसका रोड का अभी कोई पता ही नहीं है। रोड पे आप बताओ क्या हालत है यहाँ पर? जैसी हरिकरण है कांग्रेस से, विष्णु खत्री है भाजपा से। विष्णु खत्री कांग्रेस आई, तो क्या अच्छा लग रहा है कांग्रेस में? बहुत समय हो गया इनको मनमानी करते हुए। अरे चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? जी, कौन जीत रहा है? मैं कुछ नहीं कह पाता साहब, कौन सी पार्टी अच्छी लगती कोई अच्छी नहीं लग रही मुझे तो है? अभी मैं कुछ नहीं कह पाता। तो किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है, किसी को भाजपा, तो किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये भोपाल जिले की ही बैरसिया विधानसभा सीट है। आप देख सकते हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि ये सड़क नहीं बन पाई, आधी सड़क बन के रह गई। अब चुनाव आ गए हैं, नेता आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस, कुछ लोग कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस ने अच्छी कैंडिडेट इस बार उतारा है, लेकिन पिछली बार भी यही कैंडिडेट थी और चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वोटर्स चाह क्या रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर सपा भी ठीक लग रही है, कुछ को बसपा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हम सोच के बताएंगे, फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो बैरसिया विधानसभा में लोगों का जो रुख है वो मिला जुला नज़र आ रहा है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा पूरी अपनी शक्ति यहाँ पर लगा रही हैं इस सीट को अपने कब्जे में लेने में, लेकिन ये इस बात का पता तो 3 दिसंबर को ही चल पाया कि आखिरकार वोटर ने किसे चुना है, किसे अपना वोट दिया है और कौन सा कैंडिडेट या कहें कि किस पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं वो वोटर को अच्छी लगती हैं। फिलहाल के लिए बैरसिया विधानसभा से कैमरा पर्सन पुनीत वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। बैरसिया विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री हरिकरण जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे मैडम, चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है? जनता एक तरफा कांग्रेस को चाह रही है और पूरे बैरसिया विधानसभा में कांग्रेस की लहर है। क्या कहेंगे जब बीजेपी विकास की गारंटी करती है, लाडली बहना योजना की बात कर रही है? विकास की गारंटी के लिए आप अपना कैमरा घुमा लीजिए, विकास दिख जाएगा। ये बैरसिया मेन शहर है, यहाँ रोड की हालत देख सकते हैं, क्या हालत है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, बहुत कम बिजली रहती है। मेरे सभी किसान भाई आज के समय सिंचाई में परेशान हो रहे हैं। आपने क्या सोच कर रखा है बैरसिया विधानसभा को लेकर? ये तो हमारे साथ हैं बैरसिया विधानसभा की जो कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री हरिकरण। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में उनके साथ जो समर्थक है उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं, घर घर जा रही हैं, लोगों के हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रही है कि इस बार क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी को जिताना है। तो सबकी मदद भी मांग रही है, पैर भी छू रही है, लोगों के हाथ जोड़ से बात करेंगे। जैसे जी, आपने क्या सोचा है बैरसिया विधानसभा को लेकर, विजन क्या? पहले तो यहाँ से जो कमीशन खोरी की दलालों की सरकार चल रही है, सभी दलाली काम खत्म करवाना है।
दूसरा बेरसिया के विकास को लेकर के रोजगार के लिए बच्चों के लिए साधन उपलब्ध कराना, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, बिजली व्यवस्था में सुधार करना है। इन तमाम तरह के सुधारों की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है और बीजेपी देख सकते हैं विकास की बात कर रही है। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव प्रचार है अक्सर जोरों शोरों पर है, लेकिन विकास की बात की जाती है। आप इस सड़क को देख सकते हैं कि ये बसई गाँव है बेरसिया विधानसभा का, यहाँ सड़क की इस तरह से हालात है। हालांकि अब चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो दोनों ही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर विकास करेंगे, लेकिन वोटर क्या चाहता है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी विष्णु खत्री वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तब भी कुछ इस तरह की तस्वीरें ही नजर आई थी जिस तरह की तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं। तो वोटर्स मुस्कुरा रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन वोटर के मन में क्या देखने वाली बात होगी। हालांकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयश्री हरिपुर वो यही कह रही है कि अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं कमीशन खोरी बंद कराऊंगी, भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाऊंगी, उसके साथ ही पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाऊंगी। अब जनता किसे चुनती है और कितना उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशियों के जो बात है उस पर एतबार है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बेरसिया विधानसभा से कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल जिले की बेरसिया विधानसभा बड़ी ही हॉट सीट इस बार मानी जा रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विष्णु खत्री को फिर से भाजपा ने मौका दिया, उनसे बात कर लेंगे, उनके विजन को लेकर बात करेंगे। चूंकि सिटिंग एमएलए हैं तो उम्मीदें भी बड़ी हैं। अब आप कौन सी बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमने जो गाँव गरीब किसान महिलाएं बुजुर्ग नौजवान हर वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है और इन कामों के साथ में हमने हितग्राही मूलक योजनाओं को भी पहुंचाने के साथ में अधोसंरचना के काम भी किए हैं। आज ये भोपाल बेरसिया सरोज मार्ग एक समय हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होता था, आज शानदार मार्ग है। नजीराबाद से मधुसूदनगढ़ और ये बेरसिया से विदिशा शानदार मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज की जो कल्पना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी वो स्वर्णिम चतुर्भुज आज बेरसिया में बन रहा है। एडीजे कोर्ट बेरसिया में आई है, सिविल हॉस्पिटल बेरसिया में है, आदर्श आरटीआई बेरसिया में हुआ है, कॉलेज का नवीन भवन बने हैं, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन हुआ है, अनेक काम बेरसिया में हुए। लेकिन आने वाले समय में हमारी कोशिश है इस रोड को 4 लेन करना। बेरसिया भोपाल सरोज मार्ग आरोन और गुना इसमें रेलवे लाइन का हो सकती है, इस दिशा में हम प्रयत्न करेंगे। हमारे जो सिंचाई का रकबा इस क्षेत्र में बढ़े वो हमारी प्राथमिकता होगी। हमारे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल मिले, नल जल योजनाएं निर्बाध चलें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। बड़ी लंबी विधानसभा है आपकी, दूसरी विधानसभा देखिए भोपाल की तो छोटी है, वो 1 घंटे में कवर हो जाती हैं, लेकिन ये विधानसभा बड़ी 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो कैसे पूरा कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप ये इस पूरे क्षेत्र को कवर करना और इसमें विकास के आयाम खड़े करना ये एक बहुत बड़ा काम है और जो जिसे हमने बड़ी शिद्दत के साथ में किया है। जो क्योंकि 400 के लगभग गांव हैं, वो मंजरे टोले हैं, इनमें इनकी समस्याओं को चिन्हित करके उनका समाधान करना ये बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने थी, लेकिन मैंने बड़ी जिम्मेदारी से इन 10 वर्षों में उनको किया है और समस्याओं को समझा भी है, उनका निराकरण भी किया है। किस तरह का जैसा जनसंपर्क करने जा रहे हैं, 17 नवंबर को मतदान होना है, तो किस तरह से जनता का आशीर्वाद आपको मिला? जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना योजनाएं हो, ऐसी अभिनव योजनाओं का लाभ नीचे तक लोगों को मिल रहा है। लगभग 70,000 के आसपास हमारी लाडली बहना है, 42,000 से ज्यादा हमारी किसान सम्मान निधि हम किसानों को दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं जिनका लाभ नीचे तक लोग पहुंच रहा है और जनता में बड़ा उत्साह भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। बिल्कुल विष्णु जी, एक आखिरी सवाल है। अब आप चूंकि आपसे उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो अब आप क्या, अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो इस विधानसभा में क्या और नया करना चाहेंगे? देखिए, ये विधानसभा विकासशील विधानसभा है, अब हमें इसे विकसित बनाना है और जिसका सर्वांगीण विकास का खाका हमारे सामने 21 सूत्रीय कार्यक्रम हमने बनाए हैं, उनको लेकर हम जो है काम करेंगे। ये तो थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी विष्णु खत्री। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विधानसभा को विकास के नए आयाम देना मेरा उद्देश्य है और मैं अपने उद्देश्य को पूरा करके रहूंगा। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।
नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के मतदान होने हैं और हुजूर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे किस विजन के आधार पर और तब हुजूर को आगे बढ़ाने को प्रण उन्होंने लिया है, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, आप विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, अब आपने क्या सोचा है हुजूर विधानसभा के लिए? मैं विधायक हूँ, परमात्मा और जनता के आशीर्वाद से पुनः विधायक बनूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है जो मैंने जनता के बीच में विकास के कार्य किए हैं, विकास पर मतदान होगा। और विकास और हिंदुत्व ये मेरा मुख्य एजेंडा ध्येय है राजनीति का। हम अपने राजनीति में अपने सिद्धांत नहीं बदलते, हम अपने सिद्धांतों के भरोसे चलते हैं। जनता से हमने वादा किया है पीने का पानी भेजेंगे तो पीने का पानी दिया है, सीवेज समस्या से मुक्ति तो हम उन्हें उस पर काम कर रहे हैं। हमने स्कूल खोले हैं, हमने कॉलेज खोले हैं, हमने तहसील कार्यालय खोला है, हमने एसडीएम कार्यालय खोला है, हमने बच्चों के लिए खेल के मैदान स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बरखेड़ा नातू में हमारा बन रहा है, कोलार में हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बन रहा है, हेमनोतिया में अवंतीबाई स्टेडियम बन रहा है, फंदा में हमने महाराणा प्रताप स्टेडियम का निर्माण किया है, हेमू कालानी स्टेडियम के रंग रोगन और वहां पर बैडमिंटन का हाल हमने संत हृदयराम नगर में बनाया है। और गांव में जहां पीने का पानी नहीं था, यहाँ हेड पंपों पर निर्भर थी, वहां पर हमने कैरवा योजना चालू कर रहे हैं। पूरे गांव को कैरवा से मिलेगा, इंदौर रातीबाड़ और राजगढ़ रोड के बीच के गांव को। और इस तरफ चले जाइए तो सूखी सिमनिया विदिशा रायसेन रोड के बीच के जो गांव है उनको हलाली डैम से हम पानी देंगे। और कोलार को हमने पूरे को पानी देने की व्यवस्था कर दी है। कुछ जगह सीवेज का काम है, वार्ड नंबर 24 में 84 में और वार्ड नंबर 85 में, वहां हम सीवेज का काम दिसंबर में शुरू कर देंगे और सीवेज समस्या से भी हम लगभग नागरिकों को मुक्ति दिला देंगे। हमारी काम है कि जनता के बीच द्वार तक सड़क जाना चाहिए, पीने का पानी जाना चाहिए, सीवेज का मलमूत्र निकासी सुगम होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट जलना चाहिए, स्कूल कॉलेज और अस्पताल पास में होना चाहिए। और अब 2024 से 28 के बीच में हुजूर विकसित हुजूर तो कहलाएगा, सर्व सुविधा युक्त हुजूर तो कहलाएगा, लेकिन साथ में हम रोजगार उन्मुख हुजूर भी बनाना चाहते हैं। हम नौजवानों के हाथ में रोजगार देना चाहते हैं, इसलिए कुलार में हमने 4 लेन बनाई है, 6 लेन बनाई है। हम एक जो है रिंग रोड बना रहे हैं लगभग 3,500 करोड़ का, वो इंदौर रोड से लेकर नर्मदापुरम होशंगाबाद रोड को जोड़ेगा। वहां पर रोजगार खड़े होंगे, उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, यूनिवर्सिटी आएंगी, होटलें आएंगी और स्टेडियम आएंगे, जिससे नए नए रोजगार डेवलप होंगे। हमारी कोशिश है कि गरीब का घर भी पक्का रहे, जो जहां रह रहा है झुग्गी में उसको हटने नहीं देंगे, उसको वही पट्टा देंगे और वही पक्का मकान बनाने की व्यवस्था करेंगे। हम प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भी हमने 50-60 हजार से ऊपर बनाए। लाडली बहना भी हमारे 50-55 हजार से 60 हजार से ऊपर लाडली बहना है। 44-45 हजार तो लाडली लक्ष्मी है हमारे यहाँ। हमने 75 हजार से ज्यादा गरीबों के आवास के पट्टे बांटे हैं और अभी हमें 50 हजार से और ज्यादा आवास के पट्टे बांटना है। हमने लगभग 45 हजार से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि हम किसानों को दे रहे हैं। इसलिए चौतरफा विकास के जो काम हो सकते हैं, गरीबों के उन्मूलन के जो काम हो सकते हैं, उनके हित में जो काम हो सकते हैं, और हम ये भी है गरीब का पक्का मकान भी बना रहे हैं और अयोध्या में रामलला के दर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में प्रवेश करेंगे तब हुजूर के लाखों लोग दर्शन करने के लिए हम अयोध्या की तरफ भी जाएंगे। चुनाव नजदीक है और जिस तरह से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, भक्ति नजर आ रही है, और जिस तरह से आप तो कार सेवक भी रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब कांग्रेस समानांतर के आरोप लगा रही है कि हमें न्योता नहीं दिया गया। कांग्रेस तो बेईमान है, न्योता उनको दिया जाता है जो राम के प्रति वफादार है। ये तो निकम्बी कांग्रेस है, इसने तो कोर्ट में हलफनामा दिया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उन्होंने कहा है राम तो काल्पनिक के कहानी और चुटकुले हैं, दशरथ नाम के कोई राजा नहीं थे, कौशल्या नाम की कोई रानी नहीं थी, राम नाम के कोई भगवान पैदा नहीं हुए। अरे निकम्बी कांग्रेस, बेशरम कांग्रेस, झूठनी कांग्रेस, तू राम को जब काल्पनिक बता सकती है, तू राम के अस्तित्व पर जब सवाल खड़े कर सकती है, तो हिंदुस्तान का हिंदू पागल नहीं है कि तुझे स्वीकार करे। तू कालनेमी है, तू धर्म के का चोला ओढ़कर वोट लेने की जो हथियाने की षड्यंत्र रच रही है, तू रावण के रूप में है, तू भगवा भेष धारण करके सीता माता का अपहरण करना चाहती है। पर सीता माता भी जानती है कि ये रावण पापी है और हिंदुस्तान की जनता भी जानती है कि कांग्रेस पापी है। कांग्रेस कालनेमी है, ये धर्म की नहीं है। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को पत्थर फेंकने में सहयोग कराते हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़वाते हैं, बेटियों से बलात्कार करने वालों को ये पुरस्कार देते हैं। ये वही निकम्बी कांग्रेस है जिसके नेता दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को जी कहते हैं और जिसके युवराज
चाइना और पाकिस्तान से बात करके हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। किस मुंह से तुम कह रहे हो, किस मुंह से तुम कह रहे हो कि तुम मंदिर वाले हो? अरे तुम मंदिर वाले नहीं हो, तुम तो पाकिस्तान वाले हो। तुम हिंदुस्तान के प्रति वफादार होते तो 47 में लाखों हिंदू नहीं कटते, देश विभाजन नहीं होता, लाशें भी गिरी हिंदुओं के, मंदिर भी टूटे हिंदुओं के, बेटियों के साथ बलात्कार भी हुआ हिंदुओं की बेटियों के साथ, और तुम हाथ पे हाथ धरे रहे। तुमने आतंकियों को नहीं डांटा, तुमने मुस्लिम आतताइयों को नहीं डांटा। तुम्हारा रिश्ता तो बाबर, अकबर, हुमायूं से है। तुम्हारा रिश्ता अगर छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से होता तो अकबर देश के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया तो महाराणा प्रताप जाता। आपकी विधानसभा बहुत बड़ी है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का भी इलाका है, इसमें शहरी क्षेत्र का भी इलाका है, जो भोपाल की दूसरी विधानसभा है आमतौर पर शहर में, तो फिर कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं? मेरा अर्बन सेमी है, कुछ अर्बन है, कुछ जो है हमारा शहरी और कुछ ग्रामीण है, और इसलिए हम तो, हमारा संबंध उस तरह का है। 5 साल हम चुनाव लड़ते हैं, 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, और मेरा वोट, सही पूछो तो मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। जनता को विकास भाया है, जनता को रामेश्वर शर्मा भाया है, और मैं उनका एमएलए कम, उनका बेटा और भाई ज्यादा हूं। लाखों बहनों ने मेरे हाथ में राखी बांधी है, और हजारों लाखों बहनें जब मेरा चुनाव प्रचार में जाती है, नौजवान मेरा चुनाव प्रचार में जाते हैं, बुजुर्ग जब मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे क्या किस्मत दी है। इतने लोग मेरे माई बाप हैं, इतने लोग मेरे सुरक्षा कवच हैं। तो मुझे याद आता है कि जैसे बजरंग बली का कहते हैं ना, तुम रक्षक काहू का डरना। जब जनता ही मेरी रक्षक है तो किसी दुश्मन के मुझे कोई डर भय नहीं है। जय श्री राम। आखिरी सवाल, उम्मीदें बढ़ गई हैं अब जनता की आपसे, आपके क्षेत्र की? हर उम्मीद पर खरा उतरना ये मेरी ड्यूटी है। उम्मीदें मैंने बढ़ाई भी है और मैं उम्मीदें बढ़ाऊंगा, क्योंकि हर चुनाव में एक नया काम करना है, हर चुनाव में एक नई चीज उनको देना है। मेरी जो हुजूर विधानसभा है ना, वो नोएडा और नवी मुंबई से मुकाबला करेगी। मैंने सिंगापुर तो नहीं देखा, पर नोएडा और नवी मुंबई की तर्ज पर विकसित करने वाले हैं हम हुजूर को। और इसलिए हमने मास्टर प्लान भी इसलिए रोका कि किसान की कैचमेंट की जमीन नहीं खत्म होगी, किसान को कैचमेंट से बाहर करा जाएगा, उसकी जमीन कैचमेंट में जाए और किसान को नुकसान हो, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए नए सिरे से मास्टर प्लान आएगा, किसानों का भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा, और व्यापारियों का भी भला होगा। सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, और सब पर विश्वास और सबका प्रयास। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ हुजूर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हुजूर विधानसभा को नोएडा और नवी मुंबई की तर्ज पर डेवलप करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।